मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का क्रोध। अरे कहाँ हो भाग्यवान, तुम्हारे बेटे सुमित का फ़ोन आया था। आज शाम को तुम्हारे लाडला बेटा और बहू अपने शहर से गाड़ी में चलेंगे और कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे। राजेंद्र जी ने बड़ी खुशी से अपनी पत्नी उर्मिला से कहा, तो उर्मिला जी के चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक आ गई। अपने बेटे बहू से मिलने के लिए वह बेताब हो उठी। राजेंद्र जी, जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, उनकी 3 बेटियां और एक छोटा बेटा है। बेटा सुमित सबसे छोटा था। बेटे की चाह में ही 3 बेटियां हो गईं। वह जमाना भी ऐसा ही था जब लोगों की ये धारणा हुआ करती थी कि वंश बढ़ाने के लिए एक बेटे का होना तो बहुत जरूरी होता है। भले ही बेटा पाने के चक्कर में कितनी ही बेटियां क्यों ना पैदा हो जाएं, परंतु राजेंद्र जी ने कभी अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझते थे। उन्होंने अपने चारों बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाया। तीनों बेटियों की शादी बहुत अच्छे घरों में की और उनका बेटा सुमित भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत है और बेंगलुरु में ही अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता है। बेटे बहू के आने की खुशी में अगले दिन उर्मिला जी सुबह सवेरे उठ गईं और अपने बेटे बहू की पसंद का खाना तैयार करने में जुट गईं। उर्मिला जी बार बार घड़ी की ओर देखते और अपने पति राजेंद्र जी से पूछती, अरे जरा फोन करके पूछो तो कहाँ रह गए तुम्हारे लाडला बेटा, कहाँ तक पहुंचे हैं वो लोग, अब तक आए क्यों नहीं। इंतजार की घड़ियां काटे नहीं कट रही थी। रह रहकर उर्मिला जी अपने पति से एक ही सवाल करती। तभी राजेंद्र जी बोले, अरे भाग्यवान, थोड़ा सब्र रखा करो, आ जाएगा तुम्हारा बेटा और तुम 2 घड़ी चैन से बैठ जाओ। सुबह से तरह तरह के पकवान बनाए जा रही हो। फिर उर्मिला जी बोली, अरे बेटे की पसंद का खाना बनाया है आज, देखना खाना खाते ही मेरा बेटा बहुत खुश हो जाएगा। पूरे 1 साल बाद जो आ रहा है, खूब प्यार लुटाऊंगी अपने बेटे बहू पर। 1 साल का पूरा हिसाब लूंगी आज। फिर राजेंद्र जी बोले, अरे उर्मिला, वह बेचारा भी क्या करे, उसका काम ही कुछ ऐसा है। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक की ड्यूटी उसे ऑफिस में ही देनी पड़ती है। कैसे समय दे पाएगा हमें, इसलिए तो 1 साल के बाद आ रहा है। फिर उर्मिला जी बोली, फोन पर तो सुमित ने कहा था कि इस बार हमें भी अपने साथ ही बड़े शहर ले जाएगा और वैसे भी अब अकेले नहीं रहा जाता। बच्चों के बिना तो यह घर काटने को दौड़ता है। अरे उर्मिला, यह क्या कह रही हो। उर्मिला जी को बैग में कपड़े रखने देख राजेंद्र जी ने पूछा। तो उर्मिला जी बोली, अरे हम दोनों के कपड़े बैग में भर कर रख रही हूँ। भूल गए, हमारा बेटा सुमित कह रहा था कि वह लोग तो यहाँ केवल 2 दिन के लिए ही रहेंगे। अब वो आएंगे तो मैं रसोई घर में उनके मनपसंद पकवान भी तो बनाऊंगी ना। फिर हमें कहाँ समय मिल पाएगा पैकिंग करने को। फिर राजेंद्र जी ने कहा, तुम भी हद करती हो भाग्यवान, बेटे से पूछा भी नहीं और तुमने कपड़ों की पैकिंग भी कर ली। कम से कम उनके आने तक तो रुक जाती। फिर अगर वह लोग हमें अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो पैकिंग करने में समय ही कितना लगता है। फिर उर्मिला जी बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं, क्या आपको अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है। जब मेरे बेटे ने पहले ही कह दिया था कि वह इस बार हमें साथ लेकर जाएगा तो भला बार बार उस बात को दोहराने से क्या फायदा। अब इस उम्र में अपने माता पिता को अकेला थोड़ा न छोड़ेगा मेरा बेटा बहू। मुझे अपने परवरिश पर पूरा भरोसा है। अभी यह बातें चल ही रही थी कि उर्मिला जी ने अपने बेटे की गाड़ी की आने की आवाज सुनी। उर्मिला जी और राजेंद्र जी बड़े उत्साह के साथ अपने बेटे बहू का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर पहुंचे, परंतु दोनों माता पिता यह देखकर हैरान थे कि ना तो उनके बेटे ने और ना ही बहू ने उनके पांव छुए और दोनों अंदर चले आए। राजेंद्र जी हैरानी से अपनी पत्नी उर्मिला की ओर देखने लगे। तब उर्मिला
उर्मिला जी चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए कहने लगी, अरे तो क्या हुआ, दूर से आए हैं ना, बेचारे बहुत थक गए होंगे, शायद इसलिए पैर छूना भी भूल गए। फिर हम तो उनके अपने हैं, अपनों के साथ ऐसी औपचारिकता। ऐसा कहते हुए उर्मिला जी अंदर आ गईं। जब सुमित और रेखा फ्रेश होकर बाहर आई तो उर्मिला जी ने जल्दी से उनके लिए खाने के टेबल पर तरह तरह के पकवान सजा दिए। जैसे ही सुमित खाना खाने लगा तो खाना देकर उसका मुंह बना लिया और गुस्से से भोजन की थाली दूर हटाते हुए बोला, ये क्या माँ, इतना ऑयली खाना बनाया है, ऐसा खाना भी आजकल कोई खाता है क्या? तभी उनकी बहू रेखा बोली, माँ जी मैं तो वैसे भी डाइटिंग पर हूँ, तो मुझसे तो यह खाना नहीं खाया जाएगा। ऐसा कहते हुए रेखा ने सलाद उठाई और खाने लगी। यह सब देखकर उर्मिला जी के चेहरे पर उदासी छा गई। तभी राजेंद्र जी बोले, बेटा तुम्हारी माँ सुबह से एक पैर पर खड़ी है और इतने प्यार से तुम्हारे लिए तरह तरह के पकवान बनाने में जुटी हुई है, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जब तुम छोटे थे तो अपनी माँ के हाथ का यही खाना तुम्हें उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। तभी उर्मिला जी बोली, छोड़िए ना, दोपहर को मैं बच्चों के लिए हल्का फुल्का खाना ही बना दूंगी। फिर थोड़ी देर सब लोगों के साथ बैठे और आपस में बातचीत की। फिर सुमित और रेखा अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। शाम को उर्मिला जी सभी के लिए चाय बनाकर ले आई। तभी उनके बेटे सुमित की नजर कमरे में रखे हुए बैग पर पड़ी तो सुमित बोला, माँ पिताजी यह बैग क्यों रखा है यहाँ पर? आप लोगों के कहीं घूमने जाने की तैयारी है क्या? बेटे की बात सुनकर उर्मिला जी हैरान होते हुए बोली, अरे तू यह भी भूल गया, इस बार तो तू मुझे और तेरे पिताजी को भी साथ ले जाने वाला था ना, इसलिए मैंने बैग्स पहले ही पैक करके रखे हैं। उसी समय सुमित हड़बड़ाते हुए बोला, माँ अभी कुछ दिनों पहले तो हमने नया फ्लैट लिया है, उस फ्लैट में अभी काम ही बाकी है, पूरे घर में सामान फैला हुआ है, उथल पुथल मची हुई है, ऐसे में हम आप लोगों को वहां कैसे रखेंगे? फिर उर्मिला जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम तो एक कमरे में ही रहकर गुजारा कर लेंगे। फिर अपनी सासू माँ की बात सुनकर रेखा बोली, माँ जी आपको पता तो है हमारी तो इतनी इनकम ही नहीं है कि हम कुक और मेड लगा सके, ऐसे में मैं आप लोगों के खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। हम दोनों तो कुछ भी खाकर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए तो रोटी सब्जी सब कुछ बनाना पड़ेगा। यह सुनकर उर्मिला जी हैरान रह गईं। तभी सुमित ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप ही समझाइए ना माँ को, हम लोग खुद वहां से सेट नहीं हुए हैं, ऐसे में आप लोगों को वहां ले जाकर हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। तभी उर्मिला जी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा वह बात यह है कि मेरा तुम लोगों के बिना दिल नहीं लगता, तेरी तीनों बहनें तो अपने अपने घर में रच बस गई हैं और खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। हम दोनों तो बस तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर सुमित और रेखा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी देर में रेखा अपने कमरे में गई और सुमित से बोली, तुम्हारी माँ तो हमारे पीछे ही पड़ गई हैं हमारे साथ चलने के लिए, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझसे उनकी सेवा चाकरी नहीं होगी। तुम तो जानते हो कि वहाँ अकेले हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, मुझे अपनी स्वतंत्रता बहुत प्यारी है, लेकिन तुम्हारी माँ और पिताजी वहाँ जाकर मेरे हर काम में टोका टाकी करेंगे, हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करेंगे और मुझे यह सब कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तभी सुमित बोला, डोंट वरी यार, हम लोगों का इतना खर्चा है, हमसे हमारे खुद के शौक ही पूरे न हो जा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। अब इन लोगों को अपने साथ ले जाकर मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। दरअसल बड़े शहर में सुमित और रेखा आजाद जिंदगी जी रहे थे, जिसमें वह कोई खलल डालना नहीं चाहते थे।
जब चाहे मर्जी से पार्टी करना, बाहर घूमने जाना, रात को देरी से आना, यह सारे शौक वह आराम से पूरे कर पा रहे थे। परंतु अपने माँ और पिताजी को यही बताते थे कि वह लोग अभी सेट नहीं हुए हैं। हमेशा उन्हें अपने पास रखने से मना कर देते थे। 2 दिन बाद वह समय भी आ गया जब बेटा और बहू शहर वापस जा रहे थे। उर्मिला जी की तो आंखों के आंसू थमने के नाम ही नहीं ले रहे थे। अपनी माँ को रोते हुए देख सुमित बोला, माँ चिंता मत करो, जब हम लोग अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे तब आपको भी ले आएंगे। फिर उर्मिला जी बोली, बेटा मैंने तो कपड़ों का बैग भी तैयार करके रखा था और मैं उम्मीद लगाकर बैठी थी कि इस बार तुम हम दोनों को अपने साथ लेकर जाओगे। हम दोनों को यहाँ तुम्हारी बहुत याद सताती है। उसी समय सुमित अपनी माँ की बात को काटते हुए बोला, माँ अब जाने भी दो हमें, यह क्या जाते वक्त आपने रोना धोना लगा कर रखा है। उसी समय रेखा ने कहा, हाँ माँ, आप लोग शांति से यहीं रहो, वैसे भी शहरी जीवन आप लोगों के लायक नहीं है। इतना कहकर वे दोनों गाड़ी में बैठ गए। तभी उर्मिला जी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने तुरंत उनके हाथ हटाया और अपने से दूर झटक दिया। गाड़ी का दरवाजा तेजी से बंद किया और बेटे ने भी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए गाड़ी तेजी से चला दी। इधर उर्मिला जी रोती बिलखती रह गई और उधर वहां गाड़ी में बैठी हुई रेखा कहने लगी, जान बची तो लाखों पाई, वरना इस बार तो तुम्हारी माँ मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। तभी सुमित ने कहा, मैंने तो यहाँ आकर ही गलती कर दी। राजेंद्र जी सारा मामला तभी समझ चुके थे जब उनके दोनों बेटा बहू उन्हें ले जाने से आनाकानी कर रहे थे। बस नहीं समझती थी तो उर्मिला जी आज अपने बेटे बहू के व्यवहार से उनके दिल को बहुत आघात पहुंचा था, परंतु माँ थी ना, इसलिए यह बात समझने को तैयार ही नहीं थी कि उनका बेटा अब उनका नहीं रहा। थोड़ी देर बाद उर्मिला जी अपने पति से बोली, सुनिए जी, घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कहते कहते वह जोर जोर से रो पड़ी। राजेंद्र जी कहना चाहते थे कि उर्मिला, अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा, वह बहुत बदल चुका है। वे दोनों हम बूढ़ों को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते हैं, परंतु वे उर्मिला जी का दिल तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए चुप रहकर लगातार उन्हें देखते रहते। उर्मिला जी अब खोई खोई सी रहने लगी थी, खाना भी सही तरीके से नहीं खाती थी। उनके चेहरे की झुर्रियां और अधिक गहरा चुकी थीं। राजेंद्र जी ने उर्मिला जी को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उनकी आंखों पर तो अपने बेटे और बहू के मुंह की पट्टी बनी हुई थी। उर्मिला जी अब बीमार रहने लगी थी। बेटे बहू के फोन का इंतजार करती रहती, परंतु बहुत दिनों तक इंतजार करते करते जब उनका एक बार भी फोन नहीं आया तो खुद ही उन्हें फोन कर बैठी। सुमित ने हमेशा की तरह बिजी होने का नाटक किया। उसने फोन तो उठाया और बोला, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। एक दिन जब उर्मिला जी अपने बरामदे में बैठी हुई थी तो बाहर से उन्हें एक आवाज सुनाई दी, साड़ियाँ ले लो साड़ियाँ। उर्मिला जी ने नजर उठाकर देखा तो एक वृद्ध महिला जो करीब 60-62 वर्ष की होगी वह साड़ियाँ बेच रही थी। उनके चेहरे पर लगातार एक मुस्कुराहट फैली हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। उनके व्यक्तित्व से उर्मिला जी बहुत प्रभावित हुईं। उन्होंने उस वृद्ध महिला को बुलाया और साड़ियां देखने लगी। फिर उर्मिला जी ने कहा, आप इस उम्र में भी घर घर जाकर साड़ियां बेच रही हैं, क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? तब वह वृद्ध महिला पहले तो हंसने लगी और फिर बोली, अरे नहीं बहन, तुम जानकर हैरान होगी कि मेरे 4 बेटे हैं, परंतु चारों ही शहर में रहते हैं। उन्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शहर में जब उनकी नौकरी लग गई तो उनकी शादियां भी कर दी। मेरे पोते पोती भी हैं। सब लोग अपने अपने घर में बहुत खुश हैं, लेकिन अब चारों में से किसी के घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है।
पति का साथ तो जवानी में ही छूट गया था। उस समय कुछ पैसा भी नहीं होता था मेरे पास, लेकिन अपने बच्चों को तो पालना था ना, इसलिए सिलाई बुनाई का काम करना शुरू कर दिया था। शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किलें आई थी, लेकिन उसके बाद एक फैक्ट्री में सिलाई मजदूर की जगह पर मुझे काम मिल गया। पर आमदनी भी थोड़ी अच्छी हो गई और चारों बेटों की पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट नहीं आई। मैंने अपनी सारी ममता अपने बच्चों की भविष्य को उज्जवल करने में लगा दी, यह सोचकर कि बुढ़ापे में यही भी मेरे बेटे मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन मुझे कहाँ मालूम था कि यह दिन भी देखने पड़ेंगे। ऐसे नालायक बेटों पर आश्रित रहने से बेहतर तो अपने खुद के दम पर जीना है। अब तो मैंने अपना छोटा सा व्यवसाय भी शुरू कर लिया है। घर घर साड़ियाँ बेचने जाती हूँ तो मेरा खर्चा तो निकल ही जाता है, और 4 लोगों से मिलकर थोड़ा हंस बतिया भी लेती हूँ तो दिल को सुकून मिल जाता है। सच कहूँ, आत्मनिर्भरता का भी अपना ही मजा होता है। काम करने की कोई उम्र नहीं होती। उस वृद्ध महिला की बातें उर्मिला जी के दिल पर लग गईं। वे सोचने लगे कि मेरे भी बेटे बहू ने शहर वापस जाकर मुझे फोन तक नहीं किया, जबकि वे लोग मुझे यहाँ देख कर गए थे कि मेरा उन लोगों के जाने के कारण रो रो कर बुरा हाल था। मुझसे बेहतर तो यह वृद्ध महिला है जो स्वार्थी बेटों को याद करके रोने की बजाय उन्हें भुलाकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। बस उसी क्षण उर्मिला जी ने भी अपनी जिंदगी के लिए एक फैसला ले लिया कि अब वह अपने बेटे और बहू के लिए आंसू नहीं बहाएंगी, जिन्हें उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जब राजेंद्र जी घर लौटी तो देखा कि उर्मिला जी ने आज उनकी पसंद का खाना बनाया था। आज उर्मिला जी बहुत खुश नजर आ रही थी। घर का ऐसा माहौल देखकर राजेंद्र जी अपनी पत्नी से पूछने लगे, क्या बात है उर्मिला, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। तभी उर्मिला जी ने कहा, जी हाँ, आज मैंने कुछ फैसला किया है। मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। उर्मिला जी की यह बात सुनकर राजेंद्र जी थोड़े हैरान हुए और बोले कि इस उम्र में व्यवसाय करने का ख्याल तुम्हारे मन में कैसे आया। फिर उर्मिला जी ने कहा, अजी छोड़िए, अभी उम्र ही कितनी है मेरी। ऐसा कहते हुए उर्मिला जी हंसने लगी और फिर उन्होंने घर पर साड़ी बेचने आई वृद्ध महिला के बारे में राजेंद्र जी को बताया। तभी राजेंद्र जी बोले, उर्मिला, यह बात तो मैंने तुम्हें पहले ही समझा चुका था, लेकिन तुम्हें देरी में समझ आई। तुम ही अपने बेटे के मोह में फंसी हुई थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। ऐसा कहकर राजेंद्र जी बोले, अच्छा यह बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है। फिर उर्मिला जी ने कहा, मैं सिलाई कढ़ाई का काम करना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं कि सिलाई कढ़ाई का मुझे कितना शौक है और इस काम में मैं निपुण हूँ, तो इसलिए मैं अब यही काम करना करना चाहती हूँ। इसलिए मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। उर्मिला जी की बात सुनकर राजेंद्र जी ने उन्हें अपने साथ बाजार ले गए और वे दोनों अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीद कर ले आए। यहाँ उर्मिला जी ने सिलाई कढ़ाई करके अपने हुनर को अपना हथियार बना लिया। लोगों को उनका काम बहुत पसंद आने लगा और धीरे धीरे उनका व्यापार जोरों शोरों से चलने लगा और उनका काम इतना बढ़ गया कि उन्हें अपनी मदद के लिए 2 और लड़कियों को भी रखना पड़ा। उर्मिला जी बहुत खुशी से अपना सारा काम करती जा रही थी। अब वह अपने व्यापार में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन्हें अपने बेटे बहू को याद करने का थोड़ा सा भी समय नहीं था। वहां बेंगलुरु में एक रोज जब सुमित अपने घर लौटा तो अपनी पत्नी से बोला, अरे यार, यहाँ 9 से 8 की नौकरी करते करते तो थक गया हूँ और महीने की वही थोड़ी बहुत सैलरी, अब तो इसमें गुजारा भी नहीं होता। तब रेखा बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कब से आपको यही कहने की सोच रही थी कि मेरा इस थोड़े से पैसों में गुजारा नहीं होता। मेरे अपने भी शौक हैं। घर का खर्च करने में ही सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर सुमित ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू किया जाए जिससे मेरी आमदनी बढ़ सके। सुमित की यह बात सुनकर रेखा खुशी से उछल पड़ी। हाँ, यह अच्छा आइडिया है। फिर सुमित ने कहा,
आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या बिजनेस शुरू करने में कोई परेशानी है? रेखा ने पूछा तो सुमित बोला, बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। वह पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? तभी रेखा बोली, अरे आपके माँ पिताजी का इतना बड़ा मकान है, वह मकान आखिर कब काम आएगा? उस घर को बेच देते हैं और उससे जो पैसा आएगा उससे हम लोग एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सुमित को रेखा की तरकीब सही लगी। 2 दिनों बाद वे दोनों अपने माँ पिता के घर पहुंच गए। जब उन्होंने अपने घर का नजारा देखा तो वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उनका घर एक बुटीक में तब्दील हो चुका था और उनकी माँ उर्मिला अपने काम में व्यस्त थी। उन्हें खुशी खुशी इस तरह काम करते देखा तो उनकी बहू रेखा बोली, जब हम लोग यहाँ से निकले थे तो तुम्हारी माँ ऐसे रो रही थी जैसे हमारे बिना तो मर ही जाएंगी। और यहाँ देखो, इन्होंने तो अपना नया कारोबार जमा लिया। फिर रेखा ने इशारे से अपने पति को बाहर बुलाया और उसे कहने लगी कि चलो तुम्हारी माँ के पैरों में गिर जाते हैं, तो आखिर माँ ही है तो हमें तुरंत माफ कर देंगी। लेकिन यह बात करते हुए उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी सास उर्मिला उनके पीछे ही खड़ी है। उनकी बात सुनकर उर्मिला जी बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अचानक उर्मिला जी की आवाज सुनकर उनकी बहू रेखा अंदर तक कांप गई और जैसे ही पीछे मुड़ी तो उर्मिला जी ने कहा, बहू तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ शहर आने के लिए नहीं रहूंगी। उस वक्त मैं ममतावश में तुम लोगों से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन तुम दोनों ने मुझे उस व्यवस्था में छोड़कर जीवन का नया पाठ सिखा दिया। तभी सुमित बोला, माँ दरअसल मैं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता था और उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अगर आप तभी उर्मिला जी बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोली, जिस दिन तुम मुझे रोता हुआ छोड़कर गए थे उस दिन के बाद से तुमने मुझे फोन पर बात तक नहीं की, और उसके बाद आज तुम लोग 2 साल के बाद यहाँ वापस आए हो। क्यों बेटा, जब पैसों की जरूरत पड़ी तो मुंह उठाकर यहाँ चले आए। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं? जिस मुंह से आए हो उसी मुंह से यहाँ से वापस चले जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना तो कोई पैसा है और ना ही माँ की ममता है। फिर राजेंद्र जी बोले, तुमने बिल्कुल सही किया, उर्मिला ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। फिर राजेंद्र जी ने अपने बेटे बहू की ओर देखा और गुस्से भरे स्वर में बोली, जहाँ से तुम लोग आए हो वहीं वापस चले जाओ। हम लोगों ने मान लिया है कि हमारे बेटा बहू कभी थे ही नहीं। अब अपनी बात न बनते देख सुमित रौब में आकर बोला, चले जाएं? कहाँ चले जाएं पिताजी? आप दोनों शायद भूल रहे हैं कि इस घर पर मेरा पूरा पूरा अधिकार है और उसे अधिकार को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी उसकी पत्नी रेखा बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अपना हक तो हम लोग लेकर ही रहेंगे और अगर यह लोग ऐसे नहीं माने तो मैं अपने भाई से बोलकर आपके इन बूढ़े माँ बाप को घरेलू हिंसा के झूठे केस में ऐसा फंसा दूंगी कि जिंदगी भर यह दोनों जेल में ही सड़ते रहेंगे। फिर सुमित ने कहा, सुन लिया पिताजी आपने, मैंने इस घर का ग्राहक ढूंढ लिया है और वह मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार है। आप मेरे साथ चलकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए और घर बेचकर जो पैसे आएंगे वह हमें दे दीजिए, नहीं तो उंगली टेढ़ी करना हमें भी आता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही सुमित ने यह बात कही तभी राजेंद्र जी ने खींचकर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और ऊंची आवाज में बोले, तुम लोग हमारे आगे पहले भी बेवकूफ थे और आज भी बेवकूफ ही हो। 4 किताबें पढ़ लेने से कोई इंसान ज्यादा अक्लमंद नहीं बन जाता। पिताजी, क्या आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई अपने शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए? यह मत भूलिएगा कि अब यह आपके बेटे से ज्यादा मेरे पति हैं। अब इनका इन पर कोई अधिकार नहीं है। इस समय एक झन्नाटेदार तमाचा रेखा के गाल पर पड़ा।
उर्मिला जी ने आज पहली बार किसी पर हाथ उठाया था और अपनी पत्नी के साहस को देखकर राजेंद्र जी की आंखों में जैसे एक चमक आ गई। उसी समय उर्मिला जी गुस्से से बोली, जब हमारा तुम लोगों पर कोई अधिकार ही नहीं रहा तो फिर किस मुंह से यहाँ अपना हक मांगने चले आए। नहीं मिलेगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी। अब जाओ, जाकर कहीं भीख मांगो या कुछ भी करो, लेकिन यहाँ से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। माँ का ऐसा रौद्र रूप देखकर दोनों बेटा बहू सुन्न खड़े रह गए। तभी राजेंद्र जी रेखा से बोले, और क्या कह रही थी तुम बहू, कि आज तुम अपने भाई को बुला लोगी? आज तो तुम उसे बुला ही लो, और खैर छोड़ो, तुम क्यों तकलीफ लेती हो, यह काम भी मैं ही कर देता हूँ। तभी थोड़ी ही देर में राजेंद्र जी के एक दोस्त राधे श्याम जी का वकील बेटा एक पेपर लेकर वहां पहुंचा। उसके साथ में दो पुलिस वाले भी थे। पुलिस को सामने देखकर उनकी बहू रेखा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे दिन में तारे नजर आने लगे, क्योंकि पुलिस की वर्दी में और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई आकाश था। जैसे ही आकाश की तरफ रेखा बढ़ने लगी तो उसने दूर से ही बोल दिया कि मैं इस समय अपनी ड्यूटी पर हूँ, यहाँ कोई किसी की बहन या भाई नहीं है। भाई की रौबदार आवाज से रेखा चुपचाप एक किनारे खड़ी हो गई। तभी राजेंद्र जी ने वकील से वह पेपर लिए और अपने बेटे बहू की तरफ बढ़ा दिए, जिसे देखकर उनके होश हवा से उड़ गए। उन कागजों में लिखा था कि उनके मकान पर केवल और केवल उनकी 3 बेटियों का ही हक है, और यदि उनके बेटे बहू ने उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया या उनका मकान हड़पने की कोशिश की तो पुलिस वाले उनके साथ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। फिर राजेंद्र जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, डिग्रियां तो तुमने बेशक बड़ी बड़ी हासिल की होंगी, परंतु बुद्धि और दिमाग से तुम आज भी मेरा सामना नहीं कर सकते। राजेंद्र जी का यह रूप देखकर दोनों बेटे बहू के मुंह से कुछ बोलते न बना। उधर जब आकाश को अपनी बहन की हरकतों के बारे में पता चला तो उसने अपनी बहन को एक तमाचा खींच कर लगाया और गुस्से से बोला, तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवा दी थी, क्योंकि वहां भी तुम मेरी पत्नी को बहुत सताती थी, और यदि तुम अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो ससुराल में तुम अपनी जगह पहले ही गवा चुकी हो। मायके में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। आकाश ने उर्मिला जी और राजेंद्र जी से माफी मांगी और वहां से चला गया। अब सुमित और उसकी पत्नी रेखा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो दोनों ने माता पिता के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी, परंतु आज माता पिता के पास उन्हें देने के लिए माफी भी नहीं थी। दोनों बेटा बहू अपना सा मुंह लेकर वहां से वापस घर चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।